बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एलसी ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिवली हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इसमें हम एक एलसी ऑसिलेटर सर्किट को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया हो, इस तरह का सर्किट एक एलसी सर्किट कहलाता है, जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया। तो अभी हम जो कंडीशन ले रहे हैं उसमें हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि हमारा जो एलसी सर्किट है उसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ और साथ कोई और सोर्स कनेक्ट नहीं किया गया। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इंडक्टर जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। जब इस इंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। और एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 L/I²। एल जो है ये इंडक्टर की इंडक्टेंस है और आई इंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट है। इसी तरह से अगर हम एक कैपेसिटर की बात करें, ये कैपेसिटर का सिंबल है जिसमें हम दो प्लेट्स को एक दूसरे से कुछ फासले पर रखते हैं और इन दोनों प्लेट्स पे एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज मौजूद होगा। तो अगर एक कैपेसिटर की बात करें तो एक कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हम कहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ Q²/C। Q यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और Q प्लेट्स के ऊपर स्टोर किए गए चार्ज की अमाउंट है। तो ये जो हमारे दोनों एलिमेंट्स हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इन दोनों एलिमेंट्स में एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के स्टोर होने की वजह से, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में करंट के फ्लो करने की वजह से। जब हम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे और हम कोई और सोर्स भी कनेक्ट ना करें, तो अगर इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर है और कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर्ड है तो हम देखेंगे कि वो जो टोटल एनर्जी होगी दोनों की, वो इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ऑसिलेट करती रहती है। कभी सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी और कभी सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो अभी हम आसानी के लिए एक ये केस फ़र्ज कर लेते हैं। हम फ़र्ज करते हैं कि हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें हमने एक इंडक्टर को एक ऐसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जो फुली चार्ज्ड है। कैपेसिटर की इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। एक कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, उस कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज में। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया और इनिशियली हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जो इंडक्टर है इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है और सिर्फ कैपेसिटर जो है इसमें एनर्जी स्टोर है। कैपेसिटर जो है ये चार्ज्ड है। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके लिए हम लिख सकते हैं हाफ Q²/C। और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वजह से। तो अगर हम एक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये स्विच ओपन है, तो हम देखते हैं कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और फर्दर ये कि हमने इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस भी कनेक्ट नहीं की हुई। अगर कहीं रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करने की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी, लेकिन इस केस में
हम देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है और इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी डिसिपेशन ज़ीरो होगी। तो अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, जैसे एक बैटरी है। तो इसमें कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन होगी कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब चार्ज जो है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेगा, तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर से चार्ज कम होना शुरू हुआ, इधर से चार्ज इधर आ रहा और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गई, इस प्लेट को न्यूट्रल कर रहा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट कम हो रही, इस अमल को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। लेकिन जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो हम ये जानते हैं कि जब एक इंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। उसकी रीज़न, जब इस इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस इंडक्टर में से, इंडक्टर की टर्न्स में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी चेंज होगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर तो करंट कांस्टेंट हो तो उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। लेकिन शुरू में करंट ज़ीरो था, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो करना शुरू हुआ, करंट इंक्रीज़ हो रहा। तो जब करंट इंक्रीज़ हो रहा है उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फैराडेस लॉ के मुताबिक हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं फ्लक्स चेंज हो रहा हो किसी कॉइल में, किसी क्लोज लूप में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस चेंज को अपोज करती है जिसने इसे पैदा किया। मींस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऑपोजिट होगी, वो इस करंट को रोकने की कोशिश करेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इफेक्ट करंट के ऑपोजिट होगा। अगर करंट बढ़ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगी, अगर करंट कम हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इस करंट को अपोज कर रही है, तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा, उस करंट के अगेंस्ट ईएमएफ के अगेंस्ट उस करंट ने जब कुछ वर्क किया तो चार्ज कैरियर्स में एनर्जी स्टोर होगी। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई, ये अलग टॉपिक्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होती जाएगी, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी कम होगी क्योंकि चार्ज कम हो रहा, और जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि करंट होगा मैक्सिमम और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू होगी ज़ीरो। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़ीरो है तो तब करंट मैक्सिमम है, क्योंकि हम करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैक्सिमम है तब करंट मैक्सिमम होगा, चार्ज ज़ीरो। तो जब चार्ज ज़ीरो होगा तो कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, और करंट मैक्सिमम होने की वजह से इंडक्टर के ऊपर एनर्जी होगी मैक्सिमम, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम के लिए एम लगा दें, मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर। तो अब सारी की सारी एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी वो इंडक्टर की एनर्जी बन गई है। एनर्जी ज़ाया नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये करंट फ्लो कर रहा होगा और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़ीरो होगा, तो तब करंट तो फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी उसने करंट को अपोज करना है। अब ज़रा गौर करें कि जब ये करंट फ्लो कर रहा
ये सिचुएशन हम बना लेते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अब चार्ज हो गया 0, लेकिन इधर करंट फ्लो कर रहा है। अब जब इधर से चार्ज का फ्लो कम होना शुरू होगा तो करंट भी कम होना शुरू होगा, और जैसे ही करंट कम होगा उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब करंट डिक्रीज हो रहा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से पैदा होगी कि वो करंट को इंक्रीज करना चाह रही है, और जब वो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा कि वो कैपेसिटर की प्लेट से पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफ़र को जारी रखेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को डिक्रीज होने से बचाने के लिए कैपेसिटर की प्लेट से पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफ़र को कंटिन्यू रखेगी। तो इस सूरत में ये होगा कि इस प्लेट से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तब ये करंट डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, और जब इंडक्टर में करंट 0 होगा तो इंडक्टर में एनर्जी बन जाएगी 0, और कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज की वजह से फिर एनर्जी बन जाएगी हाफ Q²/C। इस बात को फिर देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि वो करंट को अपोज करती है। जब कैपेसिटर की प्लेट्स से डिस्चार्जिंग हो रही थी, इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह पैदा हुई कि उसने इस करंट को रोकने की कोशिश की, तो वो क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को इसी तरफ रिपेल कर रही है, लेकिन इधर चार्ज ज़्यादा डिस्चार्जिंग हो रही तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा। जब डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा फ्लो करने के लिए, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, तो मैक्सिमम होने के बाद जब करंट डिक्रीज होना शुरू होगा उससे पैदा होने वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद को इस तरह से इंड्यूस करेगी, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी कि अब इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, ये करंट को सपोर्ट करेगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर जारी रहना चाहिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, इधर से पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पे ट्रांसफर करना शुरू कर देगी, और जैसे जैसे करंट डिक्रीज होता जाएगा चार्ज इधर ट्रांसफर होता जाएगा, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, करंट 0 होगा। शुरू में कैपेसिटर की पोलैरिटी और थी, ये अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, लोअर नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज, तो हम ये कहते हैं कि अब कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका है। पहले कैपेसिटर की सारी एनर्जी गई इंडक्टर के पास, और अब दोबारा से इंडक्टर ने क्या किया, वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर फिर फुली चार्ज हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होगा ये फिर से डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा, अब इस तरफ को करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और जब इस तरफ करंट फ्लो करेगा फिर वही करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और फिर ईएमएफ क्या करेगी, कैपेसिटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर देगी। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा, सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाएगी, कैपेसिटर के पास एनर्जी 0 रह जाएगी। तो इस तरह से कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट करती है। इसे मैं फर्दर मजीद ये डायग्राम्स की मदद से आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन डायग्राम्स में हमने एनर्जी की ऑसिलेशन को डिस्कस किया हुआ है। तो शुरू में हम ये देखते हैं कि जब हमने एक चार्ज्ड कैपेसिटर को जब इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हुआ, करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे डिस्चार्जिंग हो रही, और इधर जब इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इधर इस तरफ, तो इंडक्टर में करंट फ्लो करने से इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि करंट के फ्लो को अपोज कर रही है। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जब इधर प्लेट्स के ऊपर चार्ज मौजूद है, डिस्चार्जिंग हो रही, और इधर कुछ करंट फ्लो कर रहा, तब हमारे पास इंडक्टर में भी एनर्जी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस
चार्ज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, डिस्चार्जिंग होती जाएगी, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जीरो चार्ज आ जाएगा। डिस्चार्जिंग हो गई, तब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा। जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होगी, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कैपेसिटर के अलोंग एनर्जी होगी जीरो। ये ग्राफिकली डिस्कस किया हुआ। इधर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, तो एनर्जी भी जीरो। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, और जैसा कि पहले बात की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करंट को अपोज करती है, तो जब इधर से मुकम्मल डिस्चार्जिंग हो जाएगी, मजीद चार्ज इधर से फ्लो नहीं करेगा और करंट एक दफ़ा मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद मजीद चार्ज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होना शुरू होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी कम होगी। पहले एनर्जी ज़्यादा, अब एनर्जी कम होगी। और जब ये करंट डिक्रीज हो रहा तो ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई, वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, और करंट को बढ़ाने के चक्कर में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है कि कैपेसिटर की इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर करती है। तो क्या होगा, अब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी, ये वाली, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से ये पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। तो कैपेसिटर की एक दफ़ा फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो गई। चार्जिंग का मतलब है कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज का आ जाना। अब प्लेट्स के ऊपर चार्ज आता रहेगा, इधर से करंट डिक्रीज होता रहेगा। करंट डिक्रीज होते होते एक वक्त आएगा कि इंडक्टर में करंट हो जाएगा ज़ीरो। जब इंडक्टर में करंट ज़ीरो होगा तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी भी ज़ीरो बन जाएगी, और तब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर फुल चार्ज आ जाएगा। हम कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो जितना पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज था, दोबारा से उतना चार्ज आ गया। तो ये पहले हम केस ये वाला, इधर इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर आएगा मैक्सिमम नेगेटिव, तो कैपेसिटर चार्ज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सारी की सारी एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रिक। अब कुछ देर के बाद फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी। उस डिस्चार्जिंग की वजह से ये होगा, ये डायग्राम दिखाई हुई है इसके बाद, ये वाली, जब कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज्ड है, तो ये डायग्राम है, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिक मैक्सिमम। ये इधर से डायग्राम्स आ रही हैं, मैं इस तरफ सीक्वेंस गलत कर दिया। अब देखें, दोबारा से डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा, और फिर जब इंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, और वो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी वो ये इंडक्टर में जब करंट है तो इसके पास एनर्जी है। कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी कुछ चार्ज है, तो प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा क्या होगा कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा, इसके पास एनर्जी जीरो बन जाएगी, और इंडक्टर में मैक्सिमम करंट होगा, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी। कैपेसिटर की एनर्जी सारी की सारी चलेगी इंडक्टर के पास। फिर वही प्रोसेस कि करंट में डिक्रीज होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आना शुरू होगा, तो फिर एनर्जी कुछ कैपेसिटर के पास होगी, कुछ इंडक्टर के पास होगी, और जो हमारा सर्किट है वो इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने देखा कि हमने एक चार्ज्ड कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास। इंडक्टर के पास एनर्जी थी जीरो। कुछ वक्त गुजरने के बाद करंट फ्लो हुआ तो इंडक्टर के पास भी एनर्जी आई और कैपेसिटर के पास भी थी। फिर सारी एनर्जी इंडक्टर में चली गई, कैपेसिटर के पास एनर्जी बन गई जीरो। फिर जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई तो कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास है, कुछ कैपेसिटर के पास। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूं कि सारी एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी वो चली जाती है इंडक्टर के पास, और कुछ देर के बाद जो इंडक्टर की एनर्जी है वो सारी की सारी चली जाती है फिर से कैपेसिटर के पास, और जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है वो सारी फिर चली जाती है इंडक्टर के पास,
और फिर इंडक्टर से वापस आ जाती है कैपेसिटर के पास। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक एलसी सर्किट में जिसमें हमने रेजिस्टेंस 0 फर्ज की हुई है, हमने कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किया, लेकिन कैपेसिटर को हमने चार्जड हालत में कनेक्ट किया था, उस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट होती रहती है। कभी एनर्जी कैपेसिटर के पास चली जाती है, कभी एनर्जी इंडक्टर के पास चली जाती है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से एक इंडक्टर में एनर्जी ऑसिलेट होती है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक किसी भी सर्किट में, किसी भी जगह पे, किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है।